अभियान हर घर तिरंगा को सफल बनाए और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराए। जय हिंद। हर घर तिरंगा। सभी नागरिकों की ओर से कि आज संविधान में संशोधन करके तिरंगा यात्रा निकालने की और अनवरत अपने घर पर 3 दिन राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति प्रदान की है। नहीं, यही काम अगर पहले किया जाता कि ध्वज लगा करके सूर्यास्त के पहले न उतारा जाता तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते मुकदमा लिख जाता हम लोगों के ऊपर। तिरंगा यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? राष्ट्र ध्वज सबके घर पर लगे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इन 75 सालों में हमको देश का गलत इतिहास पढ़ाया गया। देश के रणबांकुरे, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह और उनके पुत्र हों, चाहे चाहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह हो और चाहे बौंडी नरेश सवाई हरदत्त सिंह हो, जिन लोगों ने 1857 की गदर से लेकर के आज तक भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए यह भी नहीं सोचा कि हम फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, हमारे पैरों में कील ठोक दी जाएगी, हम जंजीरों में जकड़े जाएंगे, हम दीवालों में चुनवा दिए जाएंगे, हमको क्या मिलेगा, इसकी चिंता किए बगैर आपके भारत को आजाद कराने की जो परिकल्पना लोगों ने की थी और जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के लिए किया था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक अवसर दिया गया है। हमको गलत पाठ पढ़ाया गया कि अकबर महान। बहुत गौर से सुनिएगा, बात बंद कर दीजिए। अकबर महान को भारत का नागरिक नहीं मान सकता। अकबर को महान, अकबर एक आक्रांता था। हमारे देश को, देश की संस्कृति को लूटने का काम किया अकबर ने। हम महान मानेंगे तो वीर अब्दुल हमीद को महान मानेंगे, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के टैंक हमारी भारतीय सरहद में घुसे चले आ रहे थे और उनके रोकने के लिए हिंदुस्तान के पास उस समय कोई चीज उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने पूरे अपने शरीर में हैंड ग्रेनेड बांध करके उन टैंकों के आगे कूद गए थे, टैंकों को नष्ट कर दिया था और भारत पराधीनता होने से बचा था, पराधीन होने से बचा था। मैं वीर अब्दुल हमीद को नमन करता हूं। मैं सरदार भगत सिंह को, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनको नमन करता हूं। मैं गुरु तेग बहादुर और उनके दोनों पुत्रों को नमन करता हूं। जब उनके दोनों पुत्र दीवाल में चुने जाने लगे तो उनका बड़ा पुत्र रोने लगा। बड़े पुत्र को देख करके छोटा भाई कहने लगा, क्या दादा डर गए आप? तो उसने कहा, डरे नहीं भाई, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हम धरती पर पहले आए थे, बड़े हम थे, और जब दीवार चुनी जा रही है तो हमारी लंबाई ज्यादा है, तुम हमसे छोटे हो, तुम्हारी लंबाई कम है। जब चुनाई हो रही है तो चुनाई नीचे से हो रही है, पहले मौत तुम्हारी होगी, इसलिए हमारी आंख में आंसू आ गए। ने देश पर कुर्बानी देने के लिए ने एक बार नहीं 100 बार हम देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे लोगों की चिंता करते हैं। हम अब्दुल कलाम साहब की चिंता करते हैं, जिनका चित्र भी हमने आपके बाजार के बाहर लगवा रखा है, जो एक गरीब मछुआरे के बेटे होते हुए ढबरी के उजाले में पढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में अपना नाम शामिल किया, भारत जैसे देश के राष्ट्रपति बने, और उनका ही सपना था कि देश, भारत देश एक दिन विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु कैसे होगा? विश्व गुरु भारत किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता था,
किसी की संस्कृति नष्ट नहीं करता था, किसी की जमीन हड़पता नहीं था। भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाया था कि जब पूरी दुनिया में मिडिल तक के पढ़ाई की शिक्षा नहीं थी, तो भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे 7 विश्वविद्यालय थे। पूरी दुनिया आकर के भारत में शिक्षा ग्रहण करने का काम करती थी, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। 1199 में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय फूंक दिया जाता है। 6 महीने तक लगातार भारत का इतिहास जलता है, भारत का इतिहास नहीं बचा। उसके बाद में हमको अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमको मुगलों द्वारा लिखा हुआ गलत इतिहास पढ़ाया गया। इतिहास कौन से बचे? इतिहास हमारे पास बचा पृथ्वीराज के महामंत्री चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था, वो एक पुस्तक बची, और आल्हा उदल के भांजे जगनाइक ने एक आलखंड का इतिहास लिखा था, वही इतिहास बचा। बाकी अंग्रेजों का लिखा हुआ और मुगलों का लिखा हुआ हमारे यहाँ इतिहास बचा। उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि आल्हा और उदल के चाचा का नाम आल्हा में आता है ताला सैयद। जो लोग आल्हा पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन्होंने नाम सुना होगा ताला सैयद का। पृथ्वीराज चौहान के लड़के का नाम ताहर, और जयचंद को गद्दार कहा गया। जयचंद को गद्दार इसलिए कहा गया मुगलों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा कि जब कभी देश आजाद होगा तो आपस में वैमनस्यता बनी रहेगी, ये एक नहीं हो पाएंगे। जब जयचंद के भांजे, जयचंद खुद बहुत बड़ा महारथी था, और जयचंद को तो छोड़ दीजिए, जयचंद का जो भतीजा लाखन था वो चक्रधारी था। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण के विजेता थे। लाखन ने उनको आधा दर्जन बार खदेड़ करके पृथ्वीराज चौहान को मारने का काम किया था, और उन्होंने लाखन से क्षमा मांगी थी कि मैं लाखन हार गया तुमसे, हमको मृत्यु मत दीजिए। तो जिसका भतीजा उसको घेर करके मार सकता है, वो किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये गलत इतिहास हमको पढ़ाया गया। आज हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, हर घर तिरंगा इसलिए निकाल रहे हैं कि हम अब्दुल हमीद साहब को, अब्दुल अशफाकुल्लाह खां को, सरदार भगत सिंह को 1857 में जब गदर चल रही थी, तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांध करके, दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के और किले से कूद करके अंग्रेजों का सामना करते हुए ग्वालियर तक गई, और ग्वालियर में कुछ हमारे ही गद्दार मिलकर उनको शहादत कराने का काम किया। मैं रानी लक्ष्मीबाई को पूजा करता हूं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देता हूं, मैं शहीद भगत सिंह को देता हूं, मैं रसखान को अपना गुरु मानता हूं, लेकिन अकबर हमारे देश के लिए महान नहीं हो सकते। आज देशभक्ति का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? हमारा देश जब अखंड भारत था, डच आए, मंगोल आए, एक दो जहाज में आए, 2-3 हजार लोग आए और देश में कब्जा करके गए, देश की संस्कृति लूट करके गए, देश का खजाना लूट करके ले गए। तब क्या था? तब ये कहा जाता था कोई नृप होए हमें कहानी। काश जब आल्हा उदल, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद लड़ रहे थे, उस समय कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुआ होता, जो सबको एक किया होता, तो ये देश न तो मुगलों के अधीन होता और न ये देश अंग्रेजों के अधीन होता। क्योंकि 1947 में देश की आजादी के बाद 565 राज्यों में हमारा देश विभक्त था। 565 राज्यों में एक अकेला ऐसा सरदार था कांग्रेस में, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
किसान नेता जिसने 565 राज्यों को एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आप पूरी यात्रा में देख, हेलो, किसी की गाड़ी पर आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा। हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम देश के संस्कार, देश की संस्कृति, इसको बचाने के लिए हमने सबका आह्वान किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हो, जो अपने को देशभक्त समझता है वो आवे, तिरंगा यात्रा में शामिल हो, अपने घर पर झंडा लगावे। और मैं महाराजगंज कल भी निकला था, मैं गजियापुर कल भी निकला था, सिंगिया नसीरपुर कल भी निकला था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के लोगों ने कि 2 दिन पहले ही इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम किया है। मैं ऐसे देशभक्तों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो राष्ट्रीय ध्वज लगाने का समय जो हमने निश्चित किया है 13, 14, 15 है। कल तक के हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कल भी हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी, वो दूसरी तरफ निकलेगी। कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे, आज रामपुरवा में रुकेंगे, रात्रि वहीं काम करेंगे, रात्र में लोगों से संपर्क करेंगे, सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी में रघुपति राघव राजा राम का गायन करते हुए देश सच्चे देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। और 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा लगे, इस बात के लिए हम सारे लोग निकलेंगे, जितने लोग साथ में चल रहे हैं। और 1857 से लेकर अब तक के जो देश के लिए शहीद हुआ परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी है, सीमाओं पर रक्षा करने वाला हमारा वीर जवान है, उसके घर में अगर कोई शहीद हुआ है तो उसके परिवार में, अगर हमारी ये खाकी वर्दी पहने हुए जो हमारे सिपाही हैं, ये किसी काउंटर में या देश के लिए शहीद हुए हैं या कोरोना काल में शहीद हुए हैं ड्यूटी करते करते, तो ऐसे परिवारों में जाकर के तिरंगा झंडा भी लगाने का काम करेंगे और इन परिवारों को सम्मानित भी करने का काम करेंगे, जिसमें इनके परिवारिक जन को यह एहसास हो कि हमने अपने घर का सपूत खोया था, हमने अपने घर का बेटा खोया था, तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, हमको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकली है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सरदार साहब तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? हमने आप लोगों से एक एक बोल्ट मांग करके, एक एक नसी मांग करके, एक एक खुरपा मांग करके, एक एक हंसिया मांग करके, एक एक छटाक 100-100 ग्राम लोहा मांग करके दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। उनके नाम पर वोट तो सारी पार्टियां लेना चाहती थी, लेकिन उनका भी पंच तीर्थ, जहां वो पैदा हुए थे, जहां प्राथमिक शिक्षा ली थी, जहां पर विदेश गए थे, जहां पे उनकी मिट्टी हुई थी, पंच तीर्थ बनवा करके उनको देने का काम किया। हेलो, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हेलो, आपके समाज के लिए अगर सबसे पहले किसी ने कुछ करने का काम किया तो हमारे देश के नेता, सर्वमान्य नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको विदेश जाने का रास्ता खोलने का काम किया, जिससे आपके विकास की भावना पैदा हुई। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भेदभाव हम करते हैं अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, उसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। वो जेल के सिक्कों के पीछे जाएगा
और जो देशभक्ति करेगा, देश के स्वाभिमान को बचाने का काम करेगा, सीमाओं पर शहीद होने का काम करेगा, देश की आंतरिक व्यवस्था में अपनी जान की कुर्बानी देने का काम करेगा। कोई महामारी आएगी तो उसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे जो उसमें लगे हुए लोग हों, जितने लोग शहीद हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग कंधे पर बिठाल करके घुमाने का काम करेंगे। ये संस्कृति हमारे में है। अगर ये संस्कृति हमारे में न होती तो आज दो सांसद वाली पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, सबसे ज्यादा एमएलसी हमारे हैं, सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं देश में, सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य हमारे हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में हमारा राज्यों पर कब्जा है। अगर हम गलत काम करते होते तो एक के बाद एक व्यक्ति हमसे जुड़ता न चला जाता। नहीं, इसके पहले क्या कहा जाता था हमको कि जनसंघ वाले तो बनिया वाली पार्टी के हैं, गांव का आदमी तो हमको वोट नहीं देता था, कहता था ये बनिया की पार्टी है। लेकिन आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य जाति हो, चाहे ईसाई हो, आपने देखा कि भारत का लोकतंत्र हमने कितना मजबूत किया। किसी ने सोचा था कि द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला और भारत ऐसे देश की राष्ट्रपति होगी? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो नाम लिए जा रहे थे वो दूर दूर तक के छूट गए। एक आदिवासी महिला जिसके पति मर गए थे, जिसके दो बच्चे मर गए थे, उनका कोई बच्चा नहीं था, एक 2 कमरे के मकान में रहती थी, ऐसी आदिवासी महिला को हमने भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अब्दुल कलाम साहब को हमने देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। किसान के बेटे को हमने, धनखड़ जी को हमने उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया। एक चाय बेचने वाले को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हम परिवारवाद से लड़ रहे हैं कि एक एक परिवार की जो पार्टी है उससे हम लड़ रहे हैं। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सबकी हित की चिंता करते हैं। अगर हमने अनाज वितरण किया कोरोना के कार्यकाल में तो देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए किया। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों के लिए किया। हमने नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। हमने किसान सम्मान निधि देश के 12 करोड़ लोगों को दी तो हमने जात पात पंथ का भेदभाव नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, चाहे शहर में दिए चाहे देहात में दिए। आप उठा करके देख लीजिए, किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। हम अपनी संस्कृति को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। केवल हमको एक चीज से ही परहेज है कि कोई भी हो देश के साथ गद्दारी न करे, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद न करे। सारी गलती बर्दाश्त है लेकिन देशद्रोह बर्दाश्त नहीं है। किसी के साथ बहुत देर हो चुकी है, हमको 2:30 बजे ही आना था। एक अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकल गई। आप सब लोगों से आग्रह है कि कल से प्रभात फेरी है, 11, 12, 13, किसी एक दिन सारे लोग मिल करके, गुप्ता जी कहाँ हैं, सारे लोग मिल करके, कौन इस पार्टी का है इसका भेद भुला करके, सब भारतवासी हैं, सब लोग एक साथ मिल करके प्रभात फेरी निकालिए और रघुपति राघव राजा राम का गायन करते हुए, और सबसे तो कौन सा गाना है, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, ये 2 गाना गाते हुए, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने सपना देखा था कि भारत एक दिन विश्व गुरु होगा, उस सपने को साकार करने के लिए एक दिन प्रभात फेरी निकालनी है। और जो घर झंडे लगाने से बच गए हों, आप सभी लोगों से अपील है कि हर घर तिरंगा दिखना चाहिए। अगर इसके बाद, इतने प्रचार प्रसार के बाद, हम तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, धीरे धीरे पार्टियां जो विरोध कर रही थी कि ये दंगा कराने के लिए कर रही हैं, उन पार्टियों ने भी कल से कहना शुरू कर दिया कि आप लोग भी तिरंगा लगाइए। सरकारी मशीनरी भी कर रही है। उसके बाद भी अगर गांव में किसी के घर पर झंडा लगा न दिखाई पड़ा
तो हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको वोट लेना है। हम तो डर के मारे फंसे हुए हैं कि कहीं एक वोट न कम हो जाए। लेकिन गांव का आदमी जो देशभक्त होगा वो जरूर कुछ न कुछ आपके बारे में टिप्पणी करेगा कि इसने इसलिए झंडा नहीं लगाया। हम वो बात नहीं कहेंगे कि किस लिए झंडा आपने नहीं लगाया। वो सारे लोग सोच लें कि किस लिए नहीं लगाया। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू ये न समझे कि हम झंडा नहीं लगाएंगे तो बच जाएंगे, वो भी उसी श्रेणी में गिने जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि प्रभात फेरी निकालें। कल तिकोरा मोड़ से हमारी यात्रा निकलनी है, तिरंगा यात्रा। अगर कोई साथी हमारा अपनी मोटरसाइकिल, अपनी 4 पहिया के साथ में हमारे साथ शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। वो चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस पंथ का हो, क्योंकि इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि आप लोगों की गाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा 15 अगस्त तक नहीं रहेगा। अगर आपको झंडे से परहेज है तो हमने झंडा भी उतार दिया देश के लिए। देश के लिए अगर हमको अपने खून देने की आवश्यकता पड़ी तो हम अपना खून भी देने के लिए तत्पर हैं। सबसे पहले देश है, उसके बाद में पार्टी है, चाहे हम जाति के हैं, चाहे हम धर्म के हैं, चाहे हम संप्रदाय के हैं, और चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर हैं। और हमारे बारे में जो लोग जानते होंगे वो इतना तो जरूर जानते होंगे कि गरीब अमीर का भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता। जिस कुर्सी पर भीख मांगने वाला बैठेगा उसी कुर्सी पर अगर अरबपति जाएगा तो वो भी बैठेगा, उसके लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं है। अगर चाय भीख मांगने वाला पिएगा तो अरबपति भी जाएगा तो उसको चाय ही मिलेगी, उसको कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। समानता का व्यवहार है। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं। इसलिए जो हमने अपील की है, हम इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि आप सब लोग प्रभात फेरी में शामिल होंगे, हर घर तिरंगा लगवाएंगे, हर घर तिरंगा फहरेगा, भारतीय संस्कृति मजबूत होगी, भारत देश मजबूत होगा। जो अब्दुल कलाम साहब ने और हमारे मनीषियों ने सपना देखा है कि भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु होगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत फिर से विश्व गुरु होगा। ये वही भारत है जो आज तक एक वैक्सीन नहीं बना पाया, लेकिन हमने कोरोना काल में वही वैज्ञानिक, वही डॉक्टर, वही लैब, हमने क्या किया, कोरोना की वैक्सीन भी बनाई। 150 देशों को कोरोना की दवा भी दी, दुनिया के दर्जनों देशों को वैक्सीन भी दी। और दुनिया में जितनी वैक्सीन बनी है उसकी 60% वैक्सीन केवल भारत में बनी है। और आधा दर्जन गरीब देशों को हमने अपने जहाजों में वैक्सीन लाद करके उनकी राजधानियों में पहुंचा करके देने का काम किया, जिससे उस देश के गरीब मरने न पाएं। हमने 5th जनरेशन का तेजस जैसा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का काम किया, जो पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि तेजस हेलीकॉप्टर हमको भारत कब देगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बनाने का काम किया, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि अग्नि हमको कब मिलेगी। 5th जनरेशन की हम पनडुब्बी बना रहे हैं। इसके पहले लड़ाइयों में क्या होता था, 65 की लड़ाई हो चाहे 71 की लड़ाई हो, उन लड़ाइयों में हम विदेश का मुंह देखते थे कि कितना गोला बारूद हमको देंगे, उस हिसाब से हम लड़ें। लेकिन विदेश अब हमारा मुंह देखेगा कि भारत कितना गोला बारूद देगा, उस हिसाब से हम लड़ें। यह स्थिति भारत की उत्पन्न की है हमने। भारत को हम तीसरे पायदान पर ले जाकर के खड़े किए हैं। तीसरी महाशक्ति, चौथे आर्थिक स्तर पर हम आकर के खड़े हुए हैं। वही भारत देश है। जब आपके देश का प्रधानमंत्री जाता था तो एक बहुत बड़ा देश अपने को मानता है, कहता है कि हम विश्व के दादा हैं। वो आपके प्रधानमंत्री की तलाशी लेता था। आज आपके देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वो दादा क्या कहता है, लाल कारपेट बिछाता है, बैंड बाजे लेकर के आता है, आपका तिरंगा भी एक बगल में चलता है, उसके देश का झंडा भी एक बगल में चलता है। और जब आपके देश का प्रधानमंत्री जहाज से उतरता है
तो केम छे करता है, गुजराती बोलता है, कहता है मोदी जी क्या हाल है। मोदी जी आगे आगे चलते हैं, उसके साइड में थोड़ा पीछे उस देश का राष्ट्रपति चलता है। ये हासिल किया है भारत ने आज के वोट के कारण। और इसी तरह से आप लोगों का साथ बना रहा तो जो सपना लोगों ने देखा है, मनीषियों ने देखा है, उस सपने को साकार कर